हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इसकी वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड जितनी भी जनरल एंट्रीज होती हैं, इंट्रा डे, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट एंट्रीज वगैरह, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा जनरल एंट्रीज विद जीएसटी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पहले हम थियोरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। तो जीएसटी की मीनिंग क्या है? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है किसी इंसान के ऊपर, ये डायरेक्ट नहीं अप्लाई होता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो सारे ही गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। It is a nationwide tax seeking to unify several indirect taxes and several indirect taxes. ये एक ऐसा टैक्स है जो नेशनल लेवल का टैक्स है और इसका मकसद ये है कि ये यूनिफाई कर पाए, मतलब सारे टैक्सेस जो अलग अलग हैं उन सबको जोड़ पाए और सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स बना दे। एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। और इसका मतलब क्या होगा कि इस टैक्स को बनाने का मकसद है कि ये इस प्रिंसिपल के पे बेस्ड बना है कि एक नेशन मतलब एक कंट्री तो एक ही तरह का टैक्स सबके ऊपर एक बराबर का लगना चाहिए। ये मीनिंग है, ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, मीनिंग हो गई। कुछ एक दो बात और जो थ्योरी में पूछी जाती है क्लास 11 के पेपर में, क्या है? जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017 एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये पास तो हुआ 24 मार्च 2017 में, लेकिन ये फोर्स में कब आया, कब से अप्लाई हुआ कंट्री के ऊपर? 1 जुलाई 2017 के ऊपर। जीएसटी के अंदर बहुत सारे जो सेंट्रल लेवल के टैक्सेस थे और जो स्टेट लेवल के टैक्सेस थे उन दोनों को ही मर्ज कर दिया गया है। जैसे सेंट्रल लेवल पे कौन सा टैक्स है? सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। ये सारे जो अलग अलग टैक्स लगते थे, एक के बाद एक टैक्स, अगर कोई एक गुड हो उसके ऊपर लगते थे, उन सबको हटा के सिर्फ एक सिंगल टैक्स में इन सबको मर्ज कर दिया गया है, जिसका नाम है जीएसटी। स्टेट लेवल के टैक्सेस कौन कौन से हैं? जैसे परचेज टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब स्टेट लेवल के टैक्सेस को भी मर्ज करके एक जीएसटी के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया है। अब आगे थ्योरेटिकल पार्ट से और कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जीएसटी जो है वो उसका रेट स्ट्रक्चर क्या है? गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों के ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जीएसटी नहीं लगाया है। गुड्स को पहले 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उसके बाद जितनी उनकी नीड है उसके हिसाब से उसके ऊपर परसेंटेज ऑफ टैक्स बढ़ाते गए। जैसे जो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज है लाइक फूड, तो इन सब के ऊपर 0% कोई टैक्स नहीं लगाया है। उसके बाद कुछ उससे जो कॉमन यूज़ के आइटम्स हैं जैसे बुक्स हो गई या और कुछ इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें, उसके ऊपर सिर्फ 5% ही टैक्स लगाया है। और कुछ उससे ऊपर की चीज़ें हो गई तो उसके ऊपर 12% का टैक्स लगाया है। जैसे क्लॉथ्स वगैरह हो गए तो उस पर 12% का टैक्स है। मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट, जितनी भी सर्विसेज हैं या जो भी नॉर्मल गुड्स हैं उनके ऊपर 18% का टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर कोई बाइक खरीदते हैं या अगर एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो 18% टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर 28% और टोबैको के ऊपर भी 28% का टैक्स लगाया है। लग्जरी आइटम्स का मतलब जो बहुत महंगी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग परचेज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है तो उस तरीके से जो जैसे महंगी होती जाती हैं चीज़ें, तो वैसे ही गवर्नमेंट टैक्स का स्लैब भी बढ़ाते गए हैं ताकि सबके ऊपर एक बराबर का बर्डन पड़ सके। ठीक है, अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या है? यूजुअली जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स इज नॉट अ कॉस्ट फॉर परचेजर बट इज एन एसेट बिकॉज इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। मतलब ये हुआ कि अगर हमने एज अ बिजनेसमैन कोई गुड्स परचेज करे या रॉ मटेरियल परचेज करा तो उसके ऊपर जो हमने जीएसटी के पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए खर्च हो गया, वो बल्कि मेरे लिए एक तरीके से एसेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जब गुड्स परचेज करे तो जितना पैसा हमने टैक्स का उसको साथ में पे करा है वो पैसे मेरे पास से अभी तो चले गए,
बट वो एज एन एसेट बने हुए हैं मेरे लिए, क्योंकि जब हम गुड्स सेल करेंगे तो हमारे पास पैसे, अगर हम किसी को गुड्स सेल करेंगे तो हम उसके ऊपर भी जीएसटी अप्लाई करेंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, तो जो परचेजर होगा जिसने हमसे गुड्स परचेज करे होंगे, वो जो हमको पैसे देगा, तो वो मेरे पास टैक्स के पैसे हम उसको रख लेंगे और जीएसटी में सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अगर हमने जीएसटी पे करा तो उसके अंदर हम जीएसटी वापस कलेक्ट नहीं कर सकते। मोस्टली क्या चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हमने रेस्टोरेंट में कुछ फूड वगैरह खाया तो हमने बिल पे करा और साथ में जीएसटी लगा कर उन्होंने बिल ले लिया, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर उन्होंने हमसे जीएसटी लिया तो वो जीएसटी मेरे लिए एसेट बन गई, हम बाद में कोई और खाना खाए, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर हमने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, अगर गिफ्ट दे दिया स्टाफ को, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो जीएसटी हमने पे करा है वो मेरे लिए एक एक्सपेंस ही रहेगा। ये कुछ ऐसे केसेस थे। अब कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर जीएसटी रिवर्स हो जाता है, हमने पे किया जीएसटी लेकिन वो वापस आ जाएगा। जैसे परचेज रिटर्न, अगर कस्टमर ने हमसे, अगर हमने गुड्स परचेज करे तो अब उसके अंदर हमने जीएसटी पे करा, लेकिन जब हमने कुछ डिफेक्टिव गुड्स से वो वापस कर दिए तो जीएसटी के पैसे भी क्या होंगे, साथ में वापस होंगे। तो ये चीज़ इस कंडीशन में रिवर्स हो जाएगा, जीएसटी जो पे करा था। अगर गुड्स चोरी हो गए, अगर गुड्स एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो भी, और या फिर गिवन अवे एज चैरिटी या प्रॉपर आइटम ने खुद निकाल लिए, तो जीएसटी के पैसे भी रिवर्स हो जाएंगे, वापस साथ में चले जाएंगे। उसके बाद फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं या कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। जैसे कि अगर किसी को वेजेस पे कर रहे हैं या सैलरी पे कर रहे हैं तो उससे उसकी सैलरी के ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी नहीं लगाते, उससे वो एग्जेम्प्ट है। हाँ, सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। हेल्थ सर्विसेज अगर कोई लेता है, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल आता है तो उसके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट नहीं लगाती है। या फिर एजुकेशनल सर्विसेज और इस तरह की सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता है। अब आगे देखते हैं, जो जीएसटी हम लोग लगाते हैं वो दो तरीके से लगाते हैं। एक होती है, एक जब लगती है जीएसटी जब हम कभी गुड्स परचेज और सेल एक ही स्टेट के अंदर करते हैं, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब हम स्टेट के बाहर ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे अगर हमने स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन करा तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब आउटसाइड द स्टेट। इस कंडीशन में क्या होता है, आउटसाइड स्टेट। इसमें अगर हमने गुड्स परचेज करे किसी दूसरे स्टेट से, फॉर एग्जांपल गुजरात के किसी शहर से, और सेल करा हमने वेस्ट बंगाल में, तो इस तरह की जो एंट्रीज होंगी वो इंटर स्टेट या फिर आउटसाइड स्टेट में जाएंगी। अब इंटर स्टेट में और इंटर स्टेट में क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो जीएसटी का नाम होता है उसकी जो वो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। अगर हमने एक स्टेट के अंदर ही गुड्स खरीदे और बेचे हैं तो हम परचेज जब भी करेंगे या सेल जब भी करेंगे तो उसके साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इस एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर टैक्स हम पे कर रहे हैं 12% फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर 6% पैसे जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 6% पैसे जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास, अगर एक ही स्टेट के अंदर गुड्स परचेज और सेल कर रहे हैं। उसी का ऑपोजिट अगर हम इंटर स्टेट कर रहे हैं, आउटसाइड द स्टेट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में सिर्फ एक जीएसटी लगाएंगे जिसका नाम है आईजीएसटी। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मींस सीजीएसटी और एसजीएसटी को हम मर्ज कर देंगे और पूरी एक बार में ही जीएसटी लगा देंगे जितनी भी होगी। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हम लोगों का, गुड्स परचेज्ड फॉर 1 लाख। 1 लाख रुपए की गुड्स परचेज करे और वो भी परचेज करे फ्रॉम यूपी एंड सोल्ड इन यूपी। यूपी में ही यह ट्रांजैक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। तो इस कंडीशन में पहले हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट,
और परचेज हमने कितने के करे गुड्स, 1 लाख रुपीज के, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख रुपीज। उसके बाद जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं इसके साथ हम लोग लगाते हैं इनपुट जीएसटी, क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ता है, और हमने जो गुड्स 1 लाख के परचेज कर तो सिर्फ 1 लाख पे नहीं करना है, बल्कि साथ में टैक्स से पैसे अलग से पे करने होते हैं। तो 1 लाख रुपए के जो गुड्स बेचे उसमें टैक्स हमारा था 12%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी, दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में लिखेंगे और दोनों ही अकाउंट को परचेज के साथ हम लोग डेबिट कर लेंगे। अगर 1 लाख के गुड्स है और 12% लगा हुआ है तो इसका मतलब कि 6% हो गया हमारा स्टेट टैक्स और 6% हो गया हमारा सेंट्रल टैक्स। तो 1 लाख रुपए का 12%, 12,000, मतलब हाफ इनका 6,000 रुपए यहाँ पे और 6,000 रुपए यहाँ पे। टू बैंक लिख देंगे अगर बैंक से पेमेंट करा है, या अगर उधार है तो टू क्रेडिटर लिख देंगे, वो बात की बात है। तो और पेमेंट टोटल यहाँ पे लिखेंगे 1,12,000 रुपीज। ये हो गई एंट्री अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं एक स्टेट के अंदर और सेल भी स्टेट के अंदर ही कर रहे हैं। सेकंड एंट्री देखते हैं, वो हम लोग इंटर स्टेट पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने एंट्री ले ली कि सोल्ड गुड्स टू डेटर इन वेस्ट बंगाल, और फर्म हमारी है गुजरात में फॉर एग्जाम्पल। तो गुजरात में हमारी फर्म है, वो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप जो बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं या जनरल एंट्रीज कर रहे हैं वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो वो फॉर एग्जांपल गुजरात में है और इन्होंने बेचा वेस्ट बंगाल में। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज से गुड सेल करे हैं अगर, ठीक है, एट 10% जीएसटी। तो इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं होना है, सिंपल एंट्री होगी कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं या फिर डेटर्स को बेचे हैं हमने, तो डेटर्स डेबिट मतलब हमने उधार बेचा है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स के साथ हमेशा आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, लेकिन इस कंडीशन में इंटर स्टेट है तो यहाँ पर सिर्फ लगाएंगे आउटपुट आईजीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी। सेल हमने कितने की करी 1 लाख रुपीज की, तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज लिख देंगे और उसके ऊपर 10% लगा, इसका मतलब 10,000 रुपए यहाँ पे। तो टोटल 1,10,000 रुपए हम डेटर से लेंगे इस टाइम पे। तो ये डिफरेंस है। इसी तरीके से जितने भी एक्सपेंसेस हम करेंगे उन एक्सपेंसेस को छोड़ के जिसके ऊपर हमें टैक्स नहीं पे करना होता है, वो एग्जाम्पशंस मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिए हैं। और उनको छोड़ के अगर कोई और एक्सपेंस होगा बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें अगर हम परचेज कर रहे हैं तो इनपुट, और अगर हम सेल कर रहे हैं या हमारे पास से पैसे आ रहे हैं तो आउटपुट जीएसटी के नाम से जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ठीक है, उसके बाद जब हम क्या करते हैं कि जो पैसे आ गए और जो पैसे चले गए, अब जो जीएसटी के पैसे मेरे पास टोटल आए हैं, कितने पैसे आए वो देखते हैं और कितने पैसे हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं वो देखते हैं। उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो वो हम बाकी, क्योंकि जीएसटी अपनी तो है नहीं, अपने पास तो टैक्स रखा नहीं है, वो गवर्नमेंट का पैसा है तो वो गवर्नमेंट के अकाउंट में लगा देते हैं। क्या एंट्री होती है यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखा था क्योंकि ये पैसे हमारे पास आए थे। तो जब जीएसटी का सेटलमेंट करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे आउटपुट सी, अभी मैं ये आईजीएसटी के बारे में नहीं बता रहा, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, या एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6,000 रुपये नहीं आए थे, यहाँ पे आए हैं 5,000 रुपये, एक एग्जाम्पल के तौर पे। और यहाँ पे अगर हम आईजीएस, ठीक है, और अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे आए थे हमारे पास 12,000 रुपये, ये आईजीएसटी है, लेकिन अगर यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी होता, सीजीएसटी और एसजीएसटी होता, तो क्या करते, 6,000 रुपये हो जाते, मतलब मेरे पास 6,000 रुपये आए,
5,000 रुपए का हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। तो जो आउटपुट CGST और SGST होता है हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6,000 रुपीज। और इनपुट मतलब हम कितना पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं वो हम माइनस कर देते हैं 5,000 रुपीज। अब जो पैसे बाकी बच रहे हैं टू बैंक करके गवर्नमेंट के अकाउंट में या जो भी GST में मतलब जहाँ पे भी पेमेंट करना होता है वहाँ हम पेमेंट कर देते हैं। मेरे पास टोटल 12,000 रुपये आए हैं और 10,000 का हम पेमेंट कर चुके हैं, तो बचे हुए 2,000 रुपये का भी हम पेमेंट कर देते हैं। इस तरीके से GST सेटलमेंट हो जाता है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे, पहले एक इंटर स्टेट का, उसके बाद पहले एक इंट्रा स्टेट का, उसके बाद एक इंटर स्टेट का। उसमें GST का सेटलमेंट आपको ज़्यादा अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, हाँ तो बच्चों हम लोग तैयार है एक क्वेश्चन के साथ। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फटाफट उसको स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या लिखी, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पास जनरल एंट्रीज अज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शंस आर डन विदिन द स्टेट चार्जिंग 6% CGST एंड 6% SGST। ये फर्स्ट कंडीशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर सारे ट्रांजैक्शंस एक ही स्टेट के अंदर हुए हैं। ठीक है, तो इसमें CGST और SGST दोनों लगेगा। पहली एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 फ्रॉम सुरेंद्र बनर्जी। नॉर्मल एंट्री हम लोगों को आती है, इसमें हम लोग GST को अप्लाई कर देंगे। बस क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, हम लोगों ने परचेज किया है तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST डेबिट इनपुट SGST डेबिट टू किससे परचेज करा है, एस बनर्जी। ठीक है, कितने रुपए के गुड्स हैं, 1,50,000 रुपए के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1,50,000। अगर बच्चों आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा जूम करके पढ़ लीजिएगा। और अगर मेरी स्पीड आपको काफ़ी स्लो लग रही हो तो 1.25 आप सेटिंग में जाके एडजस्ट करके वैसे पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा सही लगने लगेगा आपको। ओके, 1,50,000 रुपीज़ का परचेज करा जिसपे हमें 6% CGST देना है। तो 1,50,000 रुपीज़ का 6% 9,000 रुपीज़ और SGST भी 9,000 रुपीज़। तो टोटल कितना हो गया, 1,50,000 60 68 1,68,000 रुपीज़। नरेशन बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, आप अपने आप से बना सकते हैं, इसलिए हम लोग नरेशन नहीं लिखेंगे और फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 टू आदित्य। हमने यहाँ पे क्योंकि बोर्ड छोटा था इसलिए 2 बार एक साथ ही बना लिया है। ठीक है, छोटा छोटा लिखा है और डेट का कॉलम मिस कर दिया है, लेजर फोलियो का कॉलम मिस कर दिया है। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, आप लोग जानते ही हैं, तो उसको स्पेशली मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स बेचे 2,50,000 रुपीज़ के आदित्य को। तो सेल्स है इसलिए हम लोग लिखेंगे आदित्य डेबिट, क्योंकि आदित्य ने गुड्स खरीदे तो डेबिट द रिसीवर, आदित्य डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स बेचे, और जब हम गुड्स बेचते हैं तो हमें पता है कि आउटपुट GST रखता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। कितने रुपए के गुड्स बेचे हम लोगों ने बच्चों, 2,50,000 रुपीज़ के। सेल करी हम लोगों ने 2,50,000 रुपीज़ की, जिसपे 6% हम लोगों को GST मिल रहा है। तो 2,50,000 रुपीज़ का 6% कितना हुआ, 2,50,000 इंटू 6/100, 2 0 कैंसिल और 25 × 50, 25 × 50, 150 और 2 0, 15,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो GST पे उन्होंने 15,000 रुपये हमको CGST दिया और 15,000 रुपये SGST दिया। ओके, उसके बाद टोटल कितना हो गया, 2,50,000 और 15 30, 2,80,000 रुपये, 2,80,000 रुपीज़ हो गया। ओके, सो नेक्स्ट एंट्री क्या है, चलो
So return goods to सुरेंद्र बनर्जी for rupees 10,000. 10,000 रुपीज़ का गुड्स क्या करें, हमने वापस कर दिए। तो हमने परचेज करा था, अब हम गुड्स वापस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एस बैनर्जी डेबिट अभी मैं इसके क्वेश्चन के बाद लास्ट में आपको कि जो जीएसटी का अमाउंट है उसकी बैलेंसिंग कैसे होगी ये भी बताने वाला हूँ, तो इसलिए बने रहिएगा वीडियो में। एस बैनर्जी डेबिट टू परचेज रिटर्न टू, अब परचेज किया, परचेज के साथ इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी था, तो डेबिट साइड पर लिखा था। जब गुड्स वापस करेंगे तो टैक्स के पैसे भी साथ में वापस जाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी भी लिखेंगे। कितने रुपए के गुड्स वापस कर रहे हैं, रिटर्न गुड्स 10,000 रुपीज़ के वापस कर रहे थे। परचेज रिटर्न किया हम लोगों ने 10,000 रुपीज़ का, और इस 10,000 रुपीज़ पे हमने 6% टैक्स भी वापस करना है, तो 600 रुपीज़ ये हो गया और 600 रुपीज़ ये हो गया, तो 11,200 रुपीज़ के गुड्स हमने वापस कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, आदित्य रिटर्न गुड्स फॉर रुपीज़ 8,000, जिसको हमने गुड्स सेल करे थे उसने भी कुछ गुड्स हमें वापस करे, क्या एंट्री हो जाएगी, तो ये सेल्स रिटर्न के सेल्स क्रेडिट साइड पे है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पे हो जाएगा। सेल्स रिटर्न डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट लिखने में मुझे टाइम लग रहा है, आप लोग 1.5 कर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। स्पीड डेबिट टू आदित्य, इस बार आदित्य वापस कर रहे हैं 8,000 रुपीज का गुड्स वापस कर रहे हैं आदित्य, और साथ में क्या हो रहा है कि आउटपुट सीजीएसटी 8,000 रुपीज का 6%, 8 6 48, 480 रुपीज, 480 रुपीज, तो 8,000 प्लस 4 4 800 960, 8,960 रुपीज यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आदित्य के सामने। अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी हो रही हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर इतने सेकंड की वीडियो पे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई थी, मैं आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगा उसका और क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। ठीक है, सेल्स रिटर्न हो गया भाई। उसके बाद पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हम लोगों ने एक खर्चा करा, एक्सपेंस करा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम से, तो उस पर क्या होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से लिखते हैं इस तरह के जितने भी खर्चे होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट, और इस खर्चे के ऊपर हमें जीएसटी पे करना है, तो क्या हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश, तो जब हमने पेमेंट करा 5,000 रुपये का ऑफिस एक्सपेंस है, 5,000 रुपये का कितना हो गया 6%, 300 रुपये, तो 5,600 रुपीज़ का पेमेंट हम लोगों ने कर दिया। ये हो गई एंट्रीज। इसके आगे गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, अगर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर लिए उसने, तो ये हो गई ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, और गुड्स निकाले हैं जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन अब ड्राइंग्स करिए गुड्स निकाले तो गुड्स जा रहे हैं, इसलिए हम लोग गुड्स को क्रेडिट साइड पे लिख देंगे टू परचेज ड्राइंग्स डेबिट टू परचेज, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी,
कितने रुपए की ड्राइंग्स करी है उन्होंने, कितने रुपए के गुड्स निकाले हैं, तो 20,000 रुपीज़ के गुड्स निकाले हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 20,000 रुपीज़, और 6% जो गुड्स निकाले उस पर टैक्स लगेगा, तो 12 रुपीज़ है, 1200 रुपये का, तो 22,400 रुपये हो गए, 22,400 रुपये का खर्च हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर, 15,000 रुपये का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर से, तो लॉस बाई फायर डेबिट, क्योंकि ये भी एक्सपेंस है, टू परचेज, क्योंकि गुड्स ही डिस्ट्रॉय हुए हैं, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। लॉस बाई फायर हुआ 15,000 रुपये का, तो परचेज मतलब हमारे गुड्स कितने का नुकसान हुआ, 15,000 रुपये का, 900 रुपीज़ 6% हो जाएगा यहाँ पे भी, तो टोटल हो गया 16,800 रुपीज़, ये हो गया यहाँ पे। ठीक, सारी जनरल एंट्रीज कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक एंट्री लिखते हैं जो GST के बैलेंस की होती है। जितने भी पैसे हमारे पास आए होते हैं उन सबको हम लिखते हैं आउटपुट CGST डेबिट, उसके बाद आउटपुट SGST डेबिट, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। ठीक है, अब हम लोग ये काम कर लेते हैं कि कितने कितने पैसे हम लोग के पास आए हैं और कितने पैसे गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कितने पैसे हम लोग के पास आए हैं। तो टोटल इनपुट CGST कितनी है, टोटल इनपुट CGST कितने पैसे इनपुट CGST में आएंगे हम लोगों के, सबसे पहले 9,000 रुपीज़, 9,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखेंगे। जितने भी डेबिट साइड पे लिखे होंगे इनपुट CGST में उनको हम प्लस करेंगे, अगर क्रेडिट साइड में लिखे हुए हैं इनपुट CGST में तो उनको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पैसे तो हमने 9,000 रुपीज़ पे करे, लेकिन उसके बाद हमें क्या हो गया, ऐसे इनपुट CGST क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो ये पैसों का टैक्स तो हमने ऑलरेडी वापस कर दिया, तो इसको हम अभी ही माइनस कर देंगे। इनपुट CGST ये लिखा हुआ है 600 रुपीज़, तो 600 माइनस कर लेते हैं। उसके बाद इनपुट CGST जैसे हमारा ये लिखा हुआ है डेबिट साइड पे, तो इसको हम लोग प्लस कर लेंगे। कितना प्लस करेंगे, 300 रुपीज़। उसके बाद और इनपुट ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो इसको माइनस कर देंगे 1,200 रुपये। उसके बाद ये भी क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, इसको भी माइनस कर देंगे, -900 रुपये। उसके बाद बस, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 9,000 माइनस 600 प्लस 300, 1200 और 900, टोटल हमारे में हो गया 6,600 रुपीज़। अब क्योंकि इनपुट CGST और इनपुट टोटल इनपुट SGST दोनों सेम ही है, तो मैं प्लस नहीं करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ 6,600 रुपीज़। ठीक है, तो ये पैसे वो हैं जो हमने पे करे हैं अभी तक के। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने पैसे फॉर टैक्स आए हैं, तो अब हम आउटपुट GST लिख लेंगे, टोटल आउटपुट CGST कितने पैसे आए हैं, आउटपुट CGST 15,000 रुपये आए हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट CGST, अब जिस तरीके से हम लोगों ने CGST में इनपुट में जो पैसे आए थे तो उनको हम लोगों ने प्लस करा, और जो पैसे उसी टाइम पे वापस हो गए थे हमने उन लोगों पेमेंट्स को माइनस कर दिया था। इसी तरीके से CGST में भी करेंगे, आउटपुट CGST में भी करेंगे
कि जितने भी पैसे क्रेडिट साइड पे हैं, क्रेडिट साइड पे उनको प्लस करेंगे और उसके जितने भी पैसे डेबिट साइड पे उनको हम यहीं पे माइनस कर देंगे। तो CGST में से आउटपुट CGST माइनस हुआ 480 रुपीज़। उसके बाद आउटपुट CGST और कहीं आउटपुट CGST नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों का टोटल बैलेंस कितना बचा, 15,000 में से गए तो 14,520 रुपीज़ ये आ गया। इसी तरीके से अब क्योंकि सेम ही अमाउंट है CGST और SGST का, तो डायरेक्ट लिख देते हैं टोटल आउटपुट SGST भी हमारा कितना है 14,520 रुपीज़। ये पैसे वो हैं जो हम पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी। ये पैसे वो हैं जो मेरे पास आए हैं, मतलब मेरे पास टैक्स के ज़्यादा पैसे आए। मेरे पास कुछ एक्सेस पैसे हैं तो, लेकिन वो मेरे नहीं है, वो गवर्नमेंट के, वो टैक्स है। तो हम क्या करेंगे, जितने पैसे हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसको हम माइनस कर देंगे। उसके अलावा जो पैसे बचेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हम लोगों का वो हम गवर्नमेंट के पैसे गवर्नमेंट को अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, नेट CGST पेड। कितना पे कर रहे हैं भाई, हमें पे करना था 14,520 रुपीज़, जिसमें से हम ऑलरेडी 6,600 रुपीज़ पे कर चुके हैं। तो अब हमें और कितना पे करना है, 7,920 रुपीज़ और पे करना है। और इसी तरीके से SGST में भी सेम काम होगा, 7,920 रुपीज़ पे कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब आउटपुट CGST के सामने उसका बैलेंस लिख लेते हैं। कितना था, 14,520 दोनों में है, तो यहाँ लिखते हैं 14,520 14,520। कितने पैसे ऑलरेडी पे कर चुके हैं हम, तो 6,600। अब बैलेंस तो मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि मेरे पास पैसे आए ज़्यादा हैं, हम लोगों ने पेमेंट कम किया है। जो पैसे और बच रहे हैं वो हम टू बैंक करके गवर्नमेंट को पे कर देंगे। कितने पैसे पे करने हैं, दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि ये CGST SGST दोनों पे करना है। तो 7,924 तो 15,840 रुपीज़ हमने यहाँ पे 15,840 रुपीज़ का पेमेंट गवर्नमेंट को कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे नरेशन इसके लिख देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ GST एंड पेमेंट मेड बाय बैंक। फिर GST एडजस्ट कर दी, जो पैसे और देने थे वो बैंक के जरिए से पे कर दिए। ये तो अभी हमने एक हाफ पार्ट बताया आपको GST का, जो कि सिर्फ और सिर्फ CGST और SGST से रिलेटेड है। अभी ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, वो इंटीग्रेटेड GST मतलब IGST से रिलेटेड होगा। मतलब जो गुड्स हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें हमसे। और इसके बाद अब हम लोग, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो अगर अब हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लिया है जो कि IGST से रिलेटेड है। CGST SGST समझ में आ गया एडजस्टमेंट, अब IGST का एडजस्टमेंट समझ लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड है। मतलब इसमें जो GST है वो IGST लगेगा, CGST SGST भी लग सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। कुछ सम्स मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। जो एक्चुअल में काम है इसका, जो बैलेंस अमाउंट मतलब करना है, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं GST का, ये आपको सिखाते हैं। फटाफट एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या करना है। तो गोपाल ने गुड्स परचेज करे 1,50,000 रुपीज़ के आउटसाइड द स्टेट, मतलब स्टेट के बाहर से परचेज करे हैं। तो इसका मतलब कि ये दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो गया, इसलिए अब इसमें हम IGST लगाएंगे, CGST SGST नहीं लगाएंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST डेबिट टू बैंक। गुड्स परचेज कर 1.5 लाख रुपए की, जिसपे हम लोगों ने 18,000 रुपये IGST लगा दिया। 6% CGST 6% SGST
दोनों को कंबाइन करा, 12% लगाया तो वो 18,000 बना। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री है, उसने गुड्स सोल्ड करे 1 लाख रुपीज के आउटसाइड द स्टेट। फिर से आईजीएसटी हो रहा है आउटसाइड द स्टेट, स्टेट के बाहर वो गुड्स सेल कर रहे हैं। कितने रुपीज के? 1 लाख रुपीज के। तो 1 लाख रुपीज के गुड सेल करे जिसके ऊपर 12,000 रुपये 6% प्लस 6%, 12% लगाया, 12,000 रुपये आईजीएसटी लगाया और 1,12,000 रुपये टोटल डेटर्स हो गए। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? ही सोल्ड गुड्स फॉर 1,80,000 लोकली। देखिए यहाँ पे लोकली लिखा हुआ, लोकली का मतलब कि अपने ही स्टेट के अंदर उन्होंने गुड्स सेल करे हैं। ठीक है, तो अगर स्टेट के अंदर सेल करते हैं तो हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग लगाते हैं। तो उन्होंने सेल करे गुड्स 1,80,000 रुपीज़ के और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगाए, क्योंकि सेल्स के साथ हमेशा आउटपुट लगाते हैं। तो 1,80,000, 1,90,000, 2,00,000, 2,01,600, 2,01,600 रुपीज़ यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे पे टेलीफोन बिल 5,000 रुपीज़ का टेलीफोन बिल पे करा है। 5,000 रुपीज़ टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस का नाम हो जाएगा 5,000 रुपीज़। अब ये स्टेट के अंदर ही होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दिया और 5,600 रुपीज़ टोटल बैलेंस हो गया। इसके बाद इन्होंने परचेज किया है एक एसी जो कि 25,000 रुपये का है और उसका अमाउंट भी चेक से पे करा है। तो टू बैंक जो कि चेक से पेमेंट करा है, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज करा 25,000 रुपये का, और क्योंकि यहाँ पे एसजीएसटी सीजीएसटी आईजीएसटी कुछ नहीं मेंशन है तो अपने स्टेट के अंदर से ये एसी परचेज करा, इसलिए हमने यहाँ पे 25,000 रुपये का 6% और 6% लगाया, टोटल हो गया। तो ये एंट्री समझ में आ रही है आपको। अब जो मेन पॉइंट है जो मुझे समझाना है आपको इसके अंदर ये है कि पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस ऑफ जीएसटी। अभी तक इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि सिर्फ अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी का एडजस्टमेंट सीखा था, लेकिन अगर आईजीएसटी हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले एंट्री करी थी सीजीएसटी एसजीएसटी के आउटपुट की, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी लिख लेंगे कि आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट आईजीएसटी के पैसे कितने आए हैं, मतलब हम लोग कितने पैसे अभी तक हम लोगों के पास आए हैं। तो 12,000 रुपीज आए हैं आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल आउटपुट आईजीएसटी कि कितने पैसे आए हैं। 12,000 रुपीज यहाँ पे आए हैं। आउटपुट आईजीएसटी 12,000 रुपये ये हो गए और कहीं आईजीएसटी नहीं आई है। ठीक है, 12,000 रुपये आए हैं, जिसमें से टोटल इनपुट आईजीएसटी कितनी है। इनपुट आईजीएसटी का मतलब जो पैसे हम ऑलरेडी आईजीएसटी के इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स से पे कर चुके हैं वो कितने हैं, 18,000 रुपये यहाँ पे हम पे कर चुके हैं इनपुट आईजीएसटी के। ठीक है, इनपुट आईजीएसटी के लेकिन हमने 18,000 रुपये पे करके रखे हैं क्योंकि बस एक जगह पे ही इनपुट आईजीएसटी है। इसका मतलब कि जितने पैसे हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी में होते हैं उतने ही का मैक्सिमम हम पेमेंट कर भी सकते हैं। ठीक है, कि जैसे हम मतलब इसमें क्या हुआ कि हमने 18,000 रुपये आईजीएसटी के दे चुके हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ अभी कितने आए, 12,000 रुपये। तो हम जो एडजस्टमेंट करेंगे वो जो आउटपुट आईजीएसटी का अमाउंट होगा उसी के साथ एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक, समझ में आ गया। 12,000 रुपये आईजीएसटी था तो 12,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। इसका मतलब कि इनपुट आईजीएसटी के अभी हमारे पास अगर बैलेंस करें तो 6,000 रुपये ऐसे और हैं हमारे पास जो हम पहले से पे कर चुके हैं पर अभी हमें मिले नहीं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी, जब आईजीएसटी का ट्रांजेक्शन हो जाता है तो उसके बाद हम लोग इंटीग्रेटेड के बाद सेंट्रल पे आते हैं, फिर सेंट्रल से नीचे और स्टेट पे आते हैं। अब क्या एंट्री होगी, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी। इसका मतलब अब देखते हैं हम लोगों ने कितना पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। तो आउटपुट सीजीएसटी के 10,800 रुपये ये हो गए, यहाँ पे लिख लेते हैं
टोटल आउटपुट CGST 10,800 रुपये एक हम लोगों ने पेमेंट करा है आउटपुट CGST का। उसके बाद बस एक ही पेमेंट है 10,800। अच्छा, और इनपुट CGST कितना है? इनपुट CGST का मतलब वो पैसे, इनपुट CGST वो पैसे जो ऑलरेडी हम लोग खर्च कर चुके हैं, जो हम गवर्नमेंट को दे चुके हैं या हमने एडजस्ट कर लिया है। इनपुट CGST कितना है? इनपुट IGST नहीं, इनपुट CGST। एक 300 रुपये यहाँ पे है, 1500 रुपये इनपुट CGST यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 300 और 300 1500 कितना हुआ? 1800 रुपये। 1800 रुपये का हमने पेमेंट कर दिया है। तो आउटपुट CGST में तो हम लिखेंगे 10,800 रुपये, जो हमारे पास आए हैं पैसे, उसमें से हम ऑलरेडी पेमेंट कितने का कर चुके हैं? 1800 रुपीज़ का पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास अभी और पैसे हैं आउटपुट CGST के नाम से। ठीक, तो जो अभी हमें गवर्नमेंट को देना है, लेकिन उसमें से जो पैसे मेरे एक्स्ट्रा जा चुके हैं 6,000 रुपीज़, ये हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से, जो कि अभी हमें मिला नहीं है। तो हम ये जो अलग से निकला हुआ बैलेंस है, इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए, हमने सिर्फ कम पैसे ही गवर्नमेंट को दिए। बट यहाँ पे क्या था कि हम ज़्यादा पैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट को पहले से दे चुके थे, तो अब हम उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास CGST में बैलेंस ज़्यादा बच रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू इनपुट IGST का कितना बैलेंस बच रहा है? 6,000 रुपीज़ का, तो हम वो यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे 6,000 रुपीज़। अब 6 और 1 7,000, 10,800, मतलब कि 3,000 रुपीज़ अभी और बच रहे हैं, जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है आउटपुट CGST के या इनपुट CGST के। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये पैसे हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट जो होगा, मतलब इनकम टैक्स के जो टैक्स होता है उससे पे कर देंगे 3,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आउटपुट CGST क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करा, हमने ये देखा कि CGST के नाम से हमारे पास पैसे कितने आए हैं। तो टोटल हमारे पास सिर्फ 10,800 रुपये आए थे, जिसमें से हम ऑलरेडी पेमेंट कितना कर चुके थे? एक 300 रुपये का और एक 1500 रुपये का पेमेंट हम CGST के नाम से कर चुके थे। टोटल 1800 रुपये हो गए। ठीक है, 1500 और 300, 1800 का ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, फिर भी हम लोगों के पास पैसे बच रहे थे, जिसमें से जो ऑलरेडी पेमेंट हम एडवांस में कर चुके थे वो हम डिडक्ट कर लेंगे यहाँ पे। 6,000 रुपीज़ जो एडवांस कर चुके थे पेमेंट, उसके बाद भी जो पैसे हमारे पास बच रहे हैं वो हमने गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे हमारा IGST भी क्लियर हो गया है और CGST भी क्लियर हो गया है। अब SGST की बात कर लेते हैं, जो थर्ड टैक्स है, टोटल स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टोटल आउटपुट SGST। आउटपुट मतलब कितने पैसे हमारे पास आए हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आउटपुट SGST फिर से 10,800 रुपये ही आए हैं हमारे पास, वो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, जिसमें से टोटल हम कितने ऑलरेडी पे कर चुके हैं। इनपुट SGST कितना है जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो सेम ही होगा 1800 रुपये का। कितने बच रहे हैं? 9,000 रुपीज़ बच रहे हैं। तो SGST के नाम से 9,000 रुपीज़ हम लोग गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे। क्या एंट्री बनेगी? आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट SGST टू बैंक। आउटपुट SGST 10,800, जिसमें से ऑलरेडी हम जो पे कर चुके हैं 1800 वो हमने एडजस्ट कर लिया, और बाकी के बचे 9,000 रुपये हमने गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिए। तो इस तरीके से IGST, CGST और SGST को हम लोग एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले IGST का बैलेंस एडजस्ट करते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। उसमें जो भी पैसे बच रहे होते हैं, या तो डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे, आउटपुट IGST या आउटपुट इनपुट IGST
जिधर का बच रहा होता है वो हम बचा के रखते हैं। फिर जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं CGST में, तो उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। अगर फिर भी बचता है तो SGST में भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये पूरा एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है जनरल एंट्रीज विद GST का, ये क्लियर हो चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आई है कोई बात अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो भी क्लास 11th में है। क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और नई वीडियोस के लिए, क्योंकि एक के बाद एक सारे टॉपिक्स हम लोग क्लियर करेंगे। अब इस जनरल एंट्रीज के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेजर होने वाला है। सो थैंक यू सो मच।